हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे बहुत सारे चीज़ जैसे कि वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो आगे जाके क्वेश्चंस में जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करेंगे तब जाके हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उससे पहले पढ़े थे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद बस क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। ठीक है, वो है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लिख लो पहले POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन। ठीक है, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं POAC। ठीक है, तो actually this principle is the basis of mole concept. Okay, it is expressed that in a chemical change when mass is taken conserved. Okay, जब मास कंजर्व होता है द मोल्स आर कंजर्व, मोल्स भी कंजर्व होता है। ओके, एंड नंबर ऑफ एटम्स आर आल्सो कंजर्व। तो उसी के हिसाब से मास भी कंजर्व हुआ, मोल भी कंजर्व हुआ, एटम भी कंजर्व हो जाएंगे। इट मीन्स during a chemical change atoms of different elements are neither created nor destroyed. Okay, so let's write the definition. Okay, it means, okay, it means during a chemical change, during a chemical change atoms of different elements neither created nor destroyed. Okay, so जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2KClO3 gives rise to 2KCl plus 3O2। मैं बालांस रिएक्शन लिख चुका हूँ। यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। ठीक है, सो ऑन अप्लाइंग POAC, प्रिंसिपल एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर K एटम्स, K एटम्स के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, ऐसे होगा कि मोल्स ऑफ K एटम इन रिएक्टेंट equals to moles of K atom in product। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। सो दैट इज मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KCl। क्यों, चूंकि हमको ये प्रूव करना है कि मोल्स ऑफ K एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ K एटम्स इन द प्रोडक्ट, तो भाई सीधा कंपाउंड्स को ही लिख देते हैं ना। इस कंपाउंड में तो एक ही K एटम्स है, दूसरा थोड़ी ना है, इसलिए लिख दिए। ठीक है, सो ऊपर वाला मिटा देता हूँ। चलो ये रिएक्शन और एक बार लिख देते हैं। KClO3 gives rise to 2KCl plus 3O2। ओके, तो ये लिखेंगे that is, so that implies, ओके, क्या क्या लिखे थे, मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। सो मोल्स क्या आता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट बोला था ना मैं, KClO3 इन ग्राम डिवाइडेड बाय
molecular mass of KClO3 equals to weight of KCl in grams divided by molecular weight of KCl। ठीक है, हो जाएगा, आसान चीज है बेटा। अब ये खत्म हो गया POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन। तुम एक बार लिख लो, फिर मैं पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ये क्या चीज है? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट लिख लो, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये क्या चीज है, मैं पहले डेफिनेशन में बोलता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस is the weight which react 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 80 gram of bromine और 120 ग्राम ऑफ आयोडीन। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट हम किसी चीज को रेफरेंस लेके ही निकालते हैं, जैसे कि ये इसका तो हालांकि ऐसे एक्चुअल डेफिनेशन है इसका। ठीक है, कि इक्विवेलेंट वेट जो है इसको हम किसी के रेफरेंस के तरफ से ही निकालते हैं, उसी का आगे जाके हम शॉर्टकट फॉर्मूलाज में पढ़ेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। ओके, पहले डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ के चलते हैं। ठीक है, तो लिख लो इक्विवेलेंट वेट EW में लिख दिया। ठीक है बेटा, ऑफ एनी सब्सटेंस is that weight which react or liberate। ओके, react बोलो चाहे liberate बोलो। ठीक है, quite 1 gram of हाइड्रोजन अगर गैस होगा तो लिख देंगे 11.2 लीटर ऑफ H2 at STP। ओके, लिख देता हूँ, अगर गैस इज गैस देन 11.2 लीटर at STP। ठीक है, और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। मतलब उस रिएक्शन के हिसाब से अगर किसी में ब्रोमीन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से उसको निकाला जाता है, जैसे कि आगे जाके मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया 80 ग्राम ब्रोमीन। ओके ओके, ये हो गया। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जांपल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लो अच्छे से, वो तो पढ़ ले बस कि इनके साथ कंपेयर करना है और इनका इतना इतना ग्राम चाहिए। ठीक है बेटा, तो पढ़ेंगे अभी। देखो N2 का कितना 28 ग्राम, H2 का कितना, ये 2 हो गया, इंटू 3 हो जाएगा 6 ग्राम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा इसका 17, इसका 14, इसका 3, 17, 17 इंटू 2 34 ग्राम। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? देखो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके मैं बोला था आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो
और उसको मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो इसको ऐसे बोलोगे, इसका 28 है, इसका 6 है, तो ये हो जाएगा 28/6 इंटू 1, ये आ जाएगा 14/3। उसी तरह कोई पूछेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 निकालो, तो बोलेंगे उसका कितना 34 है इसका, और कितना हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है 6 ग्राम के साथ, तो कितना हो जाएगा 34/6 इसकी इंटू इसका कितना है 1 ग्राम होगा, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17/3। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं इसको मिटाता हूँ फिर बताऊंगा। ठीक है, वेट करो। एक्चुअली ऐसे हो रहा है कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, मतलब सॉरी 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट करता है 34 ग्राम NH3। 1 ग्राम ऑफ H2 कितना करेगा, उसी के हिसाब से हम करते हैं 34/6 इंटू 1, ये हो जाएगा कितना 17/3। इसी तरह निकालते हैं। इसी तरह अगर कोई बोलेगा कि ब्रोमीन के, मतलब उस रिएक्शन में ब्रोमीन है, तो लिख देंगे कि ब्रोमीन जिसमें होगा कि X ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड रिएक्ट्स विथ गिव्स टू इतना ग्राम, तो ब्रोमीन का 80 ग्राम कितना हो जाएगा, तो ये जरा मान के चलो A है, ये मान के चलो B है, तो B/A इंटू 80 हो जाएगा, आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, तो मतलब B का यहाँ पे जो B लिखा है यहाँ पे, ये B का आ जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, उसी तरह निकालते चलेंगे और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 56 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट M combines with 16 gram of oxygen to form its oxide, ठीक है, of टाइप MO, उसी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस टाइप का आएगा। ठीक है, सो फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास बोलो, इक्विवेलेंट वेट बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, ऑफ एलिमेंट M जो है उसका इक्विवेलेंट मास निकालो और इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड निकालो। ये दो चीज पूछा है हम लोगों को। ठीक है, एक बार तुम लोग ट्राई करो इसको, मेरे को लगता है हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं करूँगा, 15 सेकेंड वेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा मैं कर लेता हूँ, तुम लोग भी ट्राई कर लोगे थोड़ा। तो एक तो है M और एक तो है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके दे रहे हैं भाई MO। ठीक है, तो ये जो है ये 56 ग्राम का है बोला है, ये 16 ग्राम का है ये बोला है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास कंजर्वेशन के हिसाब से, ठीक है, मास कंजर्वेशन जो पहले पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी के हिसाब से ये कितना बन जाएगा, इन दोनों का सम बन जाएगा, मतलब 72 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये बोला है कि जो M एलिमेंट है उसको, उसका कितना है, उसका जो इक्विवेलेंट वेट वो पूछा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं
कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacts with 56 ग्राम ऑफ एलिमेंट M। 56 ग्राम ऑफ M लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, ये जो M एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कितना हो जाएगा 56 बाय 16 इंटू 8 हो जाएगा, कितना आ जाए कैलकुलेट कर लो, 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 आ गया। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट कितना हो गया 28, ठीक है। तो इसको हम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर दिए, ठीक है बेटा। मैं बोला था कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ कंपेयर करना है, अगर ब्रोमीन है तो फिर 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। उसी तरह चलते रहेगा, ठीक है। तो फिर ये और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, 72 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा 8 इंटू 72 अपॉन 16 आ जाएगा, ठीक है। 72 अपॉन 16 इंटू 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देख लो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आ जाएगा 36, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब कुछ मतलब कुछ पढ़ेंगे फार्मूलाज जो पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा आगे जाके आप लोगों को, ठीक है। मैं बोला था कि जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, उसका एक शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है। अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। वो क्या होगा, पहले तो लिख देते हैं सॉरी क्वेश्चंस नहीं है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, अगर कोई एलिमेंट दिया है तो कैसे निकालेंगे। वो तो मैं बोला था अभी कि वो रिएक्ट करना है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो फिर पता चलेगा। अगर ऐसे एक उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे अगर एलिमेंट हो तो, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एटॉम, वैलेंसी कैसे निकालते हैं मैं बता दूंगा आप लोगों को आगे जाके, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आयन्स के बारे में, आयन्स को कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअली अमाउंट ऑफ आयन्स दैट कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23 पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटम चार्जेस। सो आयन्स का मतलब क्या है कि आयन्स मतलब मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन्स, इसको किसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं, अमाउंट्स ऑफ, कंपेयर विथ अमाउंट्स ऑफ an ion that contains, एवोगाड्रो नंबर सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा Na लिख देता हूँ, Na, ठीक है, मतलब 6.02023 इंटू 10 to the power 23 पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटम चार्जेस, ठीक है बेटा, हो जाएगा अभी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ आयन, क्योंकि मैं बोला था सॉलिड के लिए फॉर्मूला मास लिखते हैं और आयन सॉलिड में ही होते हैं, आयन्स
डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन्स। ठीक है, हो गया, इतना याद रख लो। फिर पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स उनका कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, फिर एसिड बेस। ओके, ये हो गया, ये लिख लो। ठीक है, ओके, अब पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड का कैसे निकालते हैं वो फर्स्ट और सेकंड चला गया। पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड जो है उसका कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इसके साथ कंपेयर करना है। अमाउंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 मतलब Na पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटन और उतना Na नेगेटिव चार्ज ऑन आयन। तो सीधा मैं उसका लिख देता हूँ कि मेरे को इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड सीधा लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन और आनायन। ओके, हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और एक चीज आ जाएगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड कितना आ जाएगा, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ आनायन। मतलब एक आयोनिक कंपाउंड में दो चीज होते हैं, एक तो कैटायन होते हैं, एक तो आयन होते हैं। ठीक है, अगर तुम इक्विवेलेंट मास दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ भी देते हो तो ठीक आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। ठीक है, लिख लो तुम लोग। ठीक है, हो गया। अब पढ़ेंगे एसिड्स और बेस का कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। ठीक है बेटा, देखो मैं आप लोगों को सारी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। देख लो, अच्छा लगेगा पूरा का पूरा वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो एसिड का कैसे निकालते हैं। अमाउंट ऑफ एसिड दैट गिव्स मतलब इट कंपेयर्स विथ amount of acid that gives Na मतलब वही 6.02 क्या H+ आयन। ठीक है, एसिड क्या आता है H+ आयन देता है, बेस क्या आता है OH- आयन देता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि इट कंपेयर्स विथ amount of acid that can neutralizes 6.023 into 10⁻23 मतलब Na OH- आयन।
एसिड किसको बोलते हैं? जो OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज करे या फिर H प्लस आयन दे, ठीक है, उसी को बोलते हैं ना। तो उसी को ही हम एक लाइन में, दो लाइन में रिपीट करके लिखे हैं कि उसी के साथ ही कंपेयर करना है, ठीक है। Na एटॉम्स Na H प्लस आयन जो देता है या फिर Na OH माइनस आयन को जो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे लिखते हैं। मोलिकुलर मास, ओके, मोलिकुलर मास ऑफ दैट एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH माइनस आयन which can be neutralized, okay, neutralized per molecule of solid, per molecule of solid, ठीक है। हो गया बेटा। अब पढ़ेंगे आखिरी, मतलब मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, उतना नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो कि न्यूट्रलाइज करें पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, मतलब एक मॉलिक्यूल को ऑफ सॉलिड को जो न्यूट्रलाइज करे। तो सीधा सीधा इसको, जो C वाला जो पॉइंट है इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये फाइनल है जो अभी लिख रहा हूँ, इसको सारी जगह में यूज करना। मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, ओके, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब ये है, ये देखो, ये जो लिखा ना अभी, ये पूरा, ये दोनों एक चीज है। बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस आयन which can be neutralized per molecule of solid, मतलब वो जो एसिड है उसका बेसिसिटी कैसे मापते हैं, मतलब बेसिसिटी जो है कि कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन वो एसिड देगा, उसी के हिसाब से एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है। तो अब बेसिसिटी तो भाई हमको पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कुछ कंस्टेंट है, ठीक है, मैं उनका आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया, थोड़ा लिख लो, मैं वेट करता हूँ थोड़ा। ठीक है, हो गया होगा। अब देखो, मैं कुछ एसिड का लिस्ट लिखता हूँ, ठीक है, और उनका बेसिसिटी बताता हूँ, ठीक है, बेसिसिटी, ठीक है बेटा। तो जो है H2SO4, इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। HCl जो होगा इसका होगा 1। H3, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, ठीक है। तो इनका होता है 1 2 3, ऐसे याद रख लेना, ठीक है बेटा। H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है। H3PO3 इसका हो जाएगा 1 HClO4, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं OHCl H3, ऐसे लिखते हैं। तो OH कितना है, 1 है, इसी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो A 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह H2SO3, इसका आ जाएगा 2, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना बेटा, OH का होल ट्वाइस SO, ठीक है। इसका आ जाएगा कितना, 2 लिखा है, लिखे हैं ऊपर, ठीक है। और एक है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का भी ये एसिड है, इसका जो बेसिसिटी आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ऐसे C2O2, ठीक है। ये वही है ना बेटा, ये सेम चीज़ है। बात ये है कि मैं ये जो फॉर्मूला लिखा अभी, ये सारे फॉर्मूला बस ये दोनों के लिए लिखा, बस ये तीनों के लिए लिखा, ठीक है।
इन लोगों को भी लिख सकते थे, मैं क्यों नहीं लिखा। इसको तुम लिख सकते हो इस तरह, ठीक है। क्या आ जाएगा, ओ एच को अलग कर दो, ठीक है, एस लिख दो, यहाँ पे दो लिख दो, यहाँ पे ओ हो जाएगा H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ एच को एक साथ कर देना है और लिख देना है। देखो मैं जो ये जो बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ H3PO2 H3PO3 H3PO4 एंड H3BO3, ये चारों को मैं नहीं लिखा क्योंकि ये लोग एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, ठीक है। इन लोगों को कैसे लिखा जाता है मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। H3PO2 को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, OH P O H2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक बेसिसिटी है, मतलब एक OH माइनस ये दे सकता है, ठीक है। इसलिए एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिसिटी पहले कैलकुलेट हुआ था। ये मत सोचना कि पहले फार्मूला बनाया गया था फिर बेसिसिटी कैलकुलेट, मतलब पहले ये वाला ये जो वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये पहले नहीं बनाया गया था। इसी के हिसाब से हम बना रहे हैं, बेसिसिटी के हिसाब से हम बना रहे हैं कि इसका फार्मूला ऐसा है, ठीक है। तो बेसिसिटी पहले पता चला कि जो H3PO2 है ये है 1 इसका, तो उसी तरह हम इसका बनाए, इसका 2 है तो इस तरह उसका बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H3PO3 का इसका कितना 2 है तो OH2 लिख लो, फिर जो करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, O O एंड क्या आ जाएगा, OH, ठीक है, OH आ जाएगा। उसी तरह ये करेंगे H3PO4, H3PO4 कितना था, 3 था, तो OH 3 लिख लो, तो P रह जाएगा, O रह जाएगा। और H3BO3 का कितना है, H3BO3 का 1 है, तो OH लिख दो, फिर B लिख दो, फिर O2 और H2 लिख दो, हो जाएगा ना बेटा, खत्म। अब पढ़ेंगे बेस के बारे में, ये लिख लो, मैं फिर वेट करता हूँ थोड़ा। हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ेंगे बेस, बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस उसी तरह ही है, जो जो वहां पे लिखे थे बस वही लिखना है। इट कंपेयर्स विथ अमाउंट, अमाउंट ऑफ बेस दैट गिव्स, क्या पढ़े थे ना, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब NaOH माइनस आयोन्स, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था अमाउंट ऑफ बेस दैट कैन न्यूट्रलाइज 6.023 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन। बस वही चीज़ है, मैं इसको वहाँ पे H माइनस लिखा था, यहाँ पे H प्लस लिख दिया, और वहाँ पे H प्लस लिखा था, यहाँ पे OH माइनस लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल्स टू, उसी तरह मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ replaceable, okay, number of replaceable OH minus ion in a molecule,
ठीक है, वहां पे क्या लिखे थे, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कितना OH माइनस रिप्लेस कर सकता है, मतलब कितना OH माइनस खुद दे सकता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ऐसे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय, उसी तरह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ H plus ions that can neutralized by, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेस नहीं है, वन मॉलिक्यूल वन 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 मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है, नंबर ऑफ H प्लस दैट कैन न्यूट्रलाइज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, सेम ही चीज है ना बेटा। अब पढ़ेंगे उसी को भी क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय, वहां पे लिखे थे बेसिसिटी ऑफ एसिड, यहाँ पे लिखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, एसिडिटी ऑफ बेस। ये तुम लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर से। चलो भाई हो गया। अब क्या है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ, इसका पढ़ेंगे, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, ठीक है, नहीं तो फिर ऐड हो रहा है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो पढ़ लिए, एसिडिटी पढ़ लिए, बेसिस पढ़ लिए, ठीक है। और हाँ मैं वो नहीं लिखा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर लिखूंगा उसके बारे में। क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या था, बेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड लिखे थे, यहाँ पे लिखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। वो आगे जाके हम देख लेंगे एसिडिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आसान चीज है, ठीक है। हो गया अभी ये। अब पढ़ेंगे एक नया चीज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको ऐसे निकालते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जिस मेटल का ऑक्साइड निकाला जाता है उसी का इक्विवेलेंट वेट प्लस 8, आप 8 उसके साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और एक चीज पढ़ने वाले हैं, ये हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, कोई सॉल्ट दिया होगा, मान के चलो NaCl दिया है, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, इसका ऐसे निकाला जाता है, ठीक है बेटा, हो जाएगा अभी।
अब लिख लो तुम लोग, फिर मैं लिखूंगा और एक। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे नॉर्मालिटी। ये क्या चीज है? इट इज डिफाइंड as ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका फॉर्मूला के इस देखो, सारे जो मोलारिटी सारे इसके फॉर्मूला के हिसाब से ही डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो सीधा मैं इसका फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, फिर इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या चीज है? ठीक है, देख लो, ये ऐसे करेंगे कि n को लिखेंगे, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी के देखो, इसी के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड as ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। देखो ऊपर में क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व हो रहा है? डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? वेट, WEIGHT, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। वेट ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में जो चीज होगा। ठीक है, ठीक है, इनटू 1 बाय ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, लीटर। ठीक है, अगर ml में दिया होगा तो ऊपर 1000 में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो गया अभी। तो आसान चीज है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि %W/V, %W/V का मतलब कुछ भी नहीं। ये देखो W पर क्या? वेट, देखो यहाँ पे वेट लिखा है, और V मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन मतलब W/V। ये क्या है? ये तो W है ना भाई, ये W है, ये क्या है? ये V ही है। ठीक है, तो W/V दे रखा है, तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई करके आराम से करना है। ठीक है बेटा, हो जाएगा हमारे क्वेश्चन से। और एक फॉर्मूला पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बैठ के करेंगे। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ, सारे लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर लो, क्योंकि सबसे आसान है। वो कैसे आया, क्या आया, उसे जानने का जरूरत तो ज़्यादा ऐसे है ही नहीं, लेकिन कोई अगर तुमको डाउट है तो फिर तुम पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखो, बहुत आसान फॉर्मूला है। ठीक है, नॉर्मालिटी को लिखते हैं n इक्वल्स टू मोलारिटी जो होता है उसको कैपिटल M में लिखते हैं, इनटू बेसिसिटी। पढ़े थे अभी बेसिसिटी, बहुत सारी चीज का मैं बता रहा था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब मोल नॉर्मालिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे करके लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या? ठीक है, ठीक है, देखो n मतलब n फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या? चलो मैं n फैक्टर के बारे में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है,
इन केस ऑफ एसिड ये हो जाएगा एन फैक्टर जो है, जब एसिड आएगा उसको बोलेंगे बेसिसिटी, अब पढ़े थे अभी, ठीक है। एन फैक्टर को बेस में बोलेंगे एसिडिटी, ठीक है। बहुत आसान चीज है एन फैक्टर, कुछ भी नहीं ऐसे, ठीक है। आगे आगे जैसे निकालते जाएंगे वो सारे पता चल जाएगा कि एन फैक्टर किसका कितना है, क्या है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो अब ये याद रख लो, मैं अभी कुछ लोगों का बेसिसिटी बताया था कैसे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। उसको गौर कर लेना अच्छे से, उसको समझ लेना अच्छे से, फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि इन फैक्टर किसका कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी फैक्टर को कैसे, क्या किसका याद करना है, किसका याद करना नहीं है, एक्सेप्शन क्या था, ठीक है। सब चीज़ पढ़ेंगे आगे जाके। अब ये तो इतना तो खत्म हो गया, सारे फॉर्मूलाज तुम लोग याद कर लेना, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे बैठ के, ठीक है। थैंक यू।